सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 16। सिखों के जत्थे की पाकिस्तान रवानगी का दिन करीब आ रहा था। नजमी अर्जुन के साथ उसके दोस्त कृपाल सिंह के घर पर ही मुकीम थी। जत्थे की रवानगी में एक दिन बाकी रह गया था कि कृपाल सिंह ने आकर बताया कि अमृतसर के दरबार साहब में ज्ञानी जी ने जत्थे में शरीक होने वाले तमाम लोगों को बुलाया है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। अर्जुन ने नजमी को साथ लिया और दरबार साहब की तरफ रवाना हो गया। मजेट रोड से दरबार साहब काफी दूर था। उन्होंने रिक्शा पकड़ा और हॉल बाजार, चौक मलिका विक्टोरिया और जलियांवाला बाग से गुजरते हुए दरबार साहब पहुंच गए। वहां अकाल तख्त के सामने तंबू यानी कनातें लगी थी। वो सारे सिख मर्द औरतें कनातों के अंदर दरियों पर बैठे थे, जिन्हें एक दिन बाद जत्थे की शक्ल में यात्रा के लिए पाकिस्तान रवाना होना था। अर्जुन और नजमी भी एक तरफ होकर दरी पर बैठ गए। कृपाल सिंह ने जत्थे के सरदार ज्ञानी साहब के नाम एक पर्ची लिख कर दी थी कि ये मेरे दोस्त अर्जुन और उसकी पत्नी हरनाम कौर हैं। ज्ञानी साहब लंबी सफेद दाढ़ी वाले लहीम शहीम सिख थे, जिन्होंने जर्द चोला पहन रखा था। वो बारी बारी हर यात्री को अकाल तख्त के साथ वाले छोटे से कमरे में बुलवाते, उनको जरूरी बातें बताते कि पाकिस्तान जाकर उन्हें सिवाय गुरुद्वारों के किसी और जगह नहीं जाना होगा और हिंदुस्तान के बारे में कोई गैर जिम्मेदारी की बात जुबान से नहीं निकालनी होगी। ये एक तरह की ब्रीफिंग थी जो जरूरी होती है। ज्ञानी साहब कुर्सी मेज लगाए बैठे थे। उनके साथ दूसरी कुर्सी पर इलाके का थानेदार आत्माराम भी बैठा था। जो भी यात्री आता, आत्माराम थानेदार उसे सर से पांव तक गौर से देखता और अगर कोई सवाल करना होता तो वो भी कर लेता। अर्जुन सिंह और नजमी की बारी भी आ गई। नजमी ने अकाली सिखों वाली नीली शलवार कमीज पहन रखी थी। नीले रंग की चादर सर पर थी और कमर से कृपान लटक रही थी। अर्जुन सिंह नजमी को लेकर ज्ञानी साहब के सामने हाजिर हो गया। दोनों ने हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा। ज्ञानी साहब ने जवाब दिया और रजिस्टर पर नील से निशान लगाते हुए बोले, अर्जुन सिंह बलशेरा सिंह। हाँ जी, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। फिर ज्ञानी साहब ने नजमी की तरफ बेनियाजी से देखा। ये तुम्हारी पत्नी हरनाम कौर है? हाँ जी। तुम लोग अंडमान से आए हो? हाँ जी। अर्जुन सिंह नपे तुले अंदाज में जवाब दे रहा था। नजमी उसके साथ हाथ बांधे खामोश खड़ी थी। उसने महसूस किया कि थानेदार आत्माराम उसे जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी और तजस्सुस से घूर रहा है। उसका माथा ठनका। फिर ख्याल आया कि जिस तरह बाज मर्दों को औरतों की तरफ घूर कर देखने की आदत होती है, हो सकता है इसको भी हो। मगर वो थानेदार था और उसकी नजरों में तैरता हुआ शक नजमी को साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन सिंह ज्ञानी साहब के मुख्तसर सवालों के जवाब देने में मसरूफ था। अचानक थानेदार बोला, आप लोग कलकत्ते में भी रहे हैं? कलकत्ते का नाम सुनते ही नजमी के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। अर्जुन सिंह ने कहा, जी मैं कलकत्ते एक दो बार गया जरूर हूं, पर वहां रहा कभी नहीं। थानेदार अब नजमी की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, बीबी तुम शादी से पहले कभी कलकत्ते गई हो? जी नहीं, मैं कलकत्ते कभी नहीं गई। अब ज्ञानी साहब ने थानेदार की तरफ देखकर पूछा, की गल है आत्माराम जी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही ज्ञानी जी, कोई खास बात नहीं। ये कहकर थानेदार तेज तेज कदमों से दरबार साहब के घंटा घर वाले दरवाजे की तरफ जा रहा था। नजमी ने अर्जुन से कहा, मुझे यकीन है इस हिंदू थानेदार ने मुझे पहचान लिया है। अर्जुन सिंह घंटा घर वाले गेट की तरफ देखने लगा। तुम्हें कैसे यकीन है? बस मुझे यकीन है, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अर्जुन सिंह मुस्कुराने लगा। वो आपको वहम हो गया है, थानेदार अपने किसी काम से गया होगा, उसे क्या पता कि तुम कौन हो। अच्छा, मैं जरा मत्था टेका हूं, तुम यहीं बैठना, मैं अभी आता हूं। इससे पहले कि नजमी अर्जुन को जाने से रोकती, वो कनातों से निकलकर प्रकरमा वाली इमारत में दाखिल हो चुका था। नजमी की निगाहें बेख्तियार घंटाघर वाले दरवाजे की तरफ उठ गईं। ये दरवाजा अकाल तख्त से ज्यादा दूर नहीं था। वो कनातों से बाहर आकर सामने जो बेरी का पुराना सूखा हुआ दरख्त था, उसकी ओट में आकर खड़ी हो गई। अचानक उसने देखा कि दरवाजे में से थानेदार आत्माराम चला आ रहा है। उसके साथ 4 पुलिस कांस्टेबल हैं, जिन्होंने सरों पर रुमाल बांध रखे हैं। नजमी खामोशी से उन सिख औरतों के हुजूम में शामिल हो गई जो दरबार साहब के दर्शनी ड्योड़ी वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, थानेदार आता है। उसके साथ 4 पुलिस कांस्टेबल चले आते हैं, जो तेज तेज कदमों से कनातों के अंदर दाखिल हो गए थे। वो नजमी उर्फ चंदा डाकू को गिरफ्तार करने आए थे। नजमी ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और औरतों के हुजूम को पीछे छोड़ती हुई दर्शनी ड्योड़ी वाले दरवाजे से निकलकर अमृतसर के गुंजान बाजार में आ गई। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये कौन सा मोहल्ला है। यहाँ हिंदुओं और सिखों की दुकानें थी और इतना रश था कि नजमी के लिए चलना मुश्किल हो रहा था।
वो जितनी जल्दी हो सके दरबार साहब के इलाके से निकल जाना चाहती थी। उसे मालूम था कि अब तक थानेदार और उसके सिपाही नजमी की तलाश में दरबार साहब का चप्पा चप्पा छान चुके होंगे और मुमकिन है कि वो डेवड़ी की तरफ भी आ जाए। उस दरवाजे का नाम नजमी ने जरूर सुन रखा था, मगर वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये बाजार आगे अमृतसर के कौन से इलाके की तरफ निकलता है। तंग पेशदार बाजार खत्म होने में नहीं आता था। नजमी सिखनी के भेस में चलती चली जा रही थी। हर कदम पर खतरा था कि किसी भी लम्हे कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेगा। अमृतसर के ये गुंजान बाजार थे। नजमी ने इस ख्याल से कि उस पर किसी को शक न हो, अपनी रफ्तार मामूल के मुताबिक कर ली। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पीछे देख लेती थी कि कहीं कोई पुलिस वाला तो उसके पीछे नहीं लगा। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। नजमी के अंदाजे के मुताबिक पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही थी। अब उसे ये सवाल परेशान कर रहा था कि वो जा कहाँ रही है। अमृतसर उसके लिए अजनबी शहर था। वापस दरबार साहब वो जा नहीं सकती थी। उसे मालूम था कि थानेदार ने उसे पहचान लिया है कि वो अर्जुन सिंह की बीवी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मशहूर डकैत चंदाबाई है, जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी इल्जाम है। उन हालात में अर्जुन सिंह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। नजमी को अफसोस होने लगा कि उसने महज अपनी जाती गर्ज के लिए उस सीधे साधे इंसान को परेशानी में मुब्तला कर दिया। लेकिन उस इंसान यानी अर्जुन सिंह की मदद के बगैर नजमी इस काले पानी के जजीरे वाले खूनी महल से निकल भी नहीं सकती थी। बाजार तंग थे और लोग काफी तादाद में आ जा रहे थे। दुकानें खुली हुई थी। उस हुजूम की वजह से नजमी बगैर किसी की नजरों में आए वहां से गुजरती चली गई। बाजार जल्दी जल्दी मोड़ घूम जाते थे। यूं नजमी कई बाजारों में से गुजर गई। एक बाजार से वो बाहर निकली तो सामने खुला चौक था और चौक के बीच में मलिका विक्टोरिया का मुजस्समा लगा था। साथ ही एक छोटा सा बाग था जिसका नाम केसरी बाग था। नजमी का कुछ मालूम नहीं था कि वो अनजाने में अमृतसर शहर की पुलिस कोतवाली की तरफ जा रही है। जरा आगे जाकर जब उसे पुलिस की बैरकें और कोतवाली की डेवड़ी नजर आई तो जल्दी से दूसरी सड़क पर वो हो गई और तेज तेज चलने लगी। उसने सर अच्छी तरह ढांप रखा था। एक बात यकीनी थी कि पुलिस ने शहर में उसकी तलाश शुरू कर दी होगी। उसे जल्द ही किसी जगह पनाह लेने की जरूरत थी, मगर सवाल यह था कि वो कहाँ पनाह ले। वो केसरी बाग वाले पानी की बड़ी टंकियों के पीछे से होकर बाजार रंगरेजा में आ गई थी। यहाँ से वो मशरक की तरफ चल दी। ये सड़क कदरे कुशादा थी। आगे शहर का दरवाजा आ गया। ये चायवंड दरवाजा था। दरवाजे के बाहर आकर उसने फसील शहर के साथ जो गंदा बदरो था उससे जरा हटकर चलना शुरू कर दिया। आगे दरवाजा महान सिंह आकर गुजर गया। अब नजमी की बाएं जानिब शहर की फसील वाले मकान थे। दाएं जानिब पाथी ग्राउंड और उसके पीछे शरीफपुरे की आबादी थी, जहां कभी मुसलमान रहते थे और अब यहाँ ज्यादा आबादी सिख शरणार्थियों की थी, जिन्होंने उसका नाम सिंहपुरा रख दिया था, लेकिन आम लोग अब ही उसे शरीफपुरा ही कहते थे। नजमी इन सारे इलाकों से बेखबर थी। अब आगे रामबाग का पुलिस स्टेशन था। नजमी ने दूर से चंद एक सिपाहियों को देखा तो ग्राउंड से होती हुई रेलवे पुल की तरफ चलने लगी। चलते चलते वो थक भी गई थी। सितंबर के दिन थे। उसे पसीना भी आ रहा था, मगर वो चलती चली जा रही थी। उसका जहन तेजी से सोच भी रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर उसने यही फैसला किया कि वो अमृतसर से मौका मिलते ही किसी तरह निकलकर जम्मू की तरफ रवाना हो जाएगी। जम्मू उसकी मंजिल थी। सिखों के जत्थे के साथ गुरुद्वारे की यात्रा के बहाने पाकिस्तान में दाखिल होने का उसका मंसूबा नाकाम हो गया था। पुल से उतरी तो सामने अमृतसर पठानकोट का लारी अड्डा था। कुछ लारियां खड़ी थी। एक लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी और एक आदमी शोर मचा रहा था। चलो पठानकोट एक सवारी। नजमी ने सोचा कि उसे इस लारी में बैठकर पठानकोट चले जाना चाहिए। वहां से वो जम्मू चली जाएगी। वो लारी अड्डे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसे 2 सिख पुलिस कांस्टेबल लारी की जाने बढ़ते नजर आए। नजमी वहीं एक तरफ को होकर खड़ी हो गई। पुलिस के सिपाहियों ने सारे मुसाफिरों को लारी से नीचे उतरवा लिया और एक एक से पूछगछ शुरू कर दी। वो नजमी ही की तलाश में थे। नजमी ने 1 मिनट भी जाया ना की और वापस मुड़कर पुल की चढ़ाई चढ़ने लगी। यहाँ से वो दूसरी तरफ आ गई और फिर जो सामने सड़क नजर आई उधर ही निकल गई। ये सड़क जिला कचहरी की तरफ जाती थी। नजमी दाएं जाने मुड़ गई। अब वो अमृतसर के मशहूर बाग कंपनी बाग में दाखिल हो गई थी। यहाँ वो महफूज नहीं थी। बाग में किसी जवान औरत को मशकूक समझा जा सकता था। नजमी उन्हीं ख्यालात में डूबी बाग की बाढ़ के साथ साथ चली जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक सिख सिपाही पर पड़ी जो आगे एक पुरानी मुगलिया तर्ज की बारादरी के सामने खड़ा था। नजमी ने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी और बाढ़ में से गुजरकर ग्राउंड में आ गई। अब उसका रुख सामने वाली सड़क की तरफ था। सड़क पर आते ही उसे खाली रिक्शा मिल गया। वो लपक कर रिक्शे में बैठ गई। स्टेशन चलो, ये उसने वैसे ही कह दिया था। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि स्टेशन जाना अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के बराबर था, क्योंकि स्टेशन पर तो पुलिस जरूर उसकी टो में होगी। ये साइकिल रिक्शा था और उसे एक अधेड़ उम्र सा कमजोर सा सिख चला रहा था। नजमी का जहन तेजी से सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। साइकिल रिक्शा स्टेशन की तरफ चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद नजमी ने ड्राइवर से कहा, सरदार जी रिक्शा एक तरफ कर लो।
उसने रिक्शा सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया। ये शहर का बाहर वाला इलाका था, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर नजमी से पूछा, ओ बीबी, किधर जाना है तुम्हें? सिख ड्राइवर ने नजमी के गले में लटकती कृपान और कलाई में पड़े हुए लोहे के कड़े से पहचान लिया कि ये कोई सिख औरत है। सरदार जी, मैं अपने आदमी के साथ दरबार साहब मत्था टेकने आई थी। हम दरबार साहब से इस बाग की सैर करने के लिए आ गए। वो मुझे इत्थे बिठाकर खाना लेने चला गया, पर 2 घंटे हो गए, वापस ही नहीं आया। सिख रिक्शा ड्राइवर रिक्शे की गद्दी से नीचे उतरा, नजमी के करीब आकर बड़ी शफकत से कहने लगा, धीरानी, वो फिक्र की कोई गल नहीं, वो तेरा आदमी आ जाएगा। तुझे उसी जगह बैठे रहना चाहिए था, वो जिथे वो तुझे छोड़ के गया था। उसे आना होता तो आ गया होता। 2 घंटे हो गए, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। धीरानी, तू कौन से गांव से आई है? नजमी को अमृतसर के किसी गांव का नाम याद नहीं था। वो यूं ही बोली, अकालगढ़ के नाम से हमारा गांव है। पहले यक्के पर, फिर लारी पर सवार होकर अमृतसर आए। मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं आता। सिख ड्राइवर ने कुर्ते से अपने मुंह पर आया हुआ पसीना पोंछा और फिर बोला, फिर भी मैं तुझे यही मशवरा दूंगा कि जिधर तेरा आदमी तुझे बिठा के गया वहीं उसका इंतजार कर। नजमी इस दौरान इर्द गिर्द का जायजा भी ले रही थी। उस वक्त वहां कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। उसने सिख की तरफ देखकर आजिज़ी से कहा, सरदार जी, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। आप मुझे अपने घर ले चलो, मैं वापस आकर उसी जगह बैठ जाऊंगी। चलो धीरानी, मेरे घर चलो, वहां मेरी पत्नी तुम्हें चूरन खिलाकर दर्द ठीक कर देगी। और सिख रिक्शा ड्राइवर नजमी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसका घर देरका जाने वाली सड़क पर से हटकर एक टब्बे के पास था। वहां 10-12 एक मंजिला बोसीदा क्वार्टर से बने हुए थे। सिख रिक्शा ड्राइवर की धर्मपत्नी नजमी को अंदर ले गई। नजमी बाथरूम गई, वहां मुंह हाथ धोया और सिख की बीवी ने उसको चूरन खिलाया। मेरा सर भी चकरा रहा है। उसकी बीवी ने नजमी को चारपाई पर लिटा दिया और उसका सर दबाने लगी। नजमी ने उसका हाथ रोक दिया। बहन जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, सर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे लिए चाय बना दें। सिख रिक्शा ड्राइवर बाहर सहन में बैठा था। उसकी बीवी ने फौरन चाय बनाकर नजमी को दे दी। नजमी ने उन्हें अपना नाम जीत कौर उर्फ जीती बताया और कहा कि उसकी शादी को 4 साल हो गए मगर औलाद नहीं है। रिक्शा ड्राइवर ने बाहर से आवाज दी, धीरानी, चलो, मैं तुम्हें बाग लिए चलता हूँ। हो सकता है तुम्हारा मर्द वहां आ गया हो और परेशान हो। नजमी वहां हरगिज नहीं जाना चाहती थी। अब उसने एक और ड्रामा किया। चेहरे पर पल्लू डालकर रोने लगी। दोनों मियाँ बीवी घबरा गए। नजमी ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं सरदार जी, असल में बात यह है कि मेरा खाविंद मुझसे लड़ झगड़ कर चला गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। यूं नजमी ने वहां एक झूठ मूठ का किस्सा घड़कर उन्हें सुना दिया। दोनों मियाँ बीवी नजमी को समझाने लगे कि शौहर से लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, मगर तुम्हें वापस अपने शौहर के पास ही जाना चाहिए। सिख बोला, मैं तुम्हें खुद तुम्हारी ससुराल अकालगढ़ छोड़ के आऊंगा, लेकिन ये गांव है कहाँ? जिला अमृतसर में तो मैंने इस नाम का आज तक कोई गांव नहीं सुना। यहाँ से लारी जाती है, रास्ते का मुझे खुद पता नहीं। हम दिन को चलकर दोपहर से कुछ पहले अमृतसर पहुंचे थे। रास्ते में बिजली वाली नहर भी आई थी। सिख बेचारा परेशान हो गया था। धीरानी, अब तो शाम हो रही है, ऐसा करते हैं रात तुम यहीं आराम करो, सुबह मैं तुम्हें पहली लारी में तुम्हारे गांव का पता करके वहां छोड़ाऊंगा। धिया अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं, वही उनका घर होता है। नजमी को यही चाहिए था। उसे सोचने और कोई नया मंसूबा बनाने के लिए काफी वक्त मिल जाता। वो आंसू पोंछ कर बोली, जैसे आपकी मर्जी, आप मेरे पिता समान हैं। ये सारी गुफ्तगू पंजाबी में होती रही। रात को खाना खाकर नजमी चारपाई पर लेट गई। सिख और उसकी बीवी तो बाहर छप्पर के नीचे सोए और नजमी की चारपाई उन्होंने कोठरी में डाल दी। सितंबर की रातें ठंडी हो जाती हैं। नजमी बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास सिर्फ यही एक रात थी। दूसरे दिन उसे वहां से निकल जाना था। अर्जुन सिंह और उसके मजीठ रोड वाले दोस्त कृपाल सिंह के पास वो वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे खतरा था कि कहीं ये दोनों सिख पाकिस्तानी जासूस होने की वजह से कौमी जज्बात में आकर पुलिस के हवाले उसे ना कर दें। वैसे भी अब नजमी को अर्जुन सिंह के पास वापस जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो उसे सिखों के जत्थे के साथ पाकिस्तान नहीं भिजवा सकता था। कोठरी में बिजली का कमजोर सा बल्ब रोशन था। नजमी ने वो बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। सोने से पहले नजमी ने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार कर लिया था। सुबह सुबह सिख ड्राइवर की धर्मपत्नी ने नजमी को जगा दिया। धीरानी, लारी सवेरे सवेरे जाती है, उठो, वाहिगुरु का नाम जपो।
नजमी लारी अड्डे कभी नहीं जा सकती थी। अभी दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी। नजमी ने रिक्शे वाले से कहा, ताया जी, आप मुझे अपने रिक्शे पर बिठाकर जो सड़क पठानकोट को जाती है ना, उससे जरा आगे छोड़ाओ। वहां से कच्चा रास्ता मेरे गांव को जाता है, इतना मुझे याद है। आगे मैं कोई यक्का लेकर चली जाऊंगी। ड्राइवर ने काफी इसरार किया कि वो उसे खुद लारी पर बिठाकर ससुराल छोड़ आता है, पर नजमी ने कहा कि वो खुद ही चली जाएगी। बस ताया जी, तुम मुझे पठानकोट जाने वाली सड़क पर कच्चे रास्ते तक छोड़ाओ। ड्राइवर ने नजमी को रिक्शे पर बिठाया और सुबह की फीकी रोशनी में पठानकोट जाने वाली सड़क पर आ गया। ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। नजमी का मंसूबा यह था कि वो सड़क पर कुछ आगे जाकर पठानकोट जाने वाली लारी पकड़ेगी और इस तरह से लारी अड्डे पर पुलिस की चेकिंग से बच जाएगी। रिक्शा पक्की सड़क पर चला जा रहा था। जब रिक्शा 2-4 मील आगे निकल गया तो बाएं जानिब खेतों में एक कच्चे रास्ते को निकलते देखकर नजमी ने रिक्शा रुकवा लिया। बस ताया जी, यही रास्ता मेरे गांव को जाता है, मैंने पहचान लिया है। फिर नजमी ने रिक्शे से उतरकर ड्राइवर के पांव छुए, उसका शुक्रिया अदा किया। सिख ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने नजमी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, धी रानी, हम गरीब लोग हैं, तेरी खिदमत ना कर सके, कोई कसूर हो गया तो माफ कर देना। नजमी की आंखें भी भीग गईं। ये सच्चे आंसू थे। वो हाथ जोड़कर बोली, सत श्री अकाल ताया जी। सत श्री अकाल धी रानी। नजमी खेतों में चल पड़ी। आगे ऊंची फसल थी। वो फसल की ओट में होकर पीछे देखने लगी। टहलियों में घिरी हुई पक्की सड़क पर नेक दिल अधेड़ उम्र सिख का रिक्शा काफी दूर चला गया था। जब यह रिक्शा नजरों से ओझल हो गया तो नजमी खेतों का चक्कर काटकर पक्की सड़क पर आगे जाकर निकल आई। वो टहली की एक दरख्त की ओट में होकर बैठ गई। उसने कुर्ते की जेब में से रुमाल निकालकर उसे खोला। उसके पास 250 के करीब रकम थी। उसमें से 20 रुपए निकालकर उसने अलग रखे और रुमाल जेब में संभाल कर रख लिया। उसकी नजरें अमृतसर लारी अड्डे से आती सड़क पर लगी थी। 1-2 बजरी से भरे ट्रक गुजरे थे। लारी अभी तक कोई नहीं आई थी। दिन की काफी रोशनी हो गई थी। सूरज खेतों में सोना बिखेर रहा था। आखिर सितंबर की सुबह खुश्क थी। दूर से एक लारी आती देखकर नजमी उठकर सड़क के किनारे आ गई। उसने सर को चादर से अच्छी तरह ढांप लिया। लारी अभी दूर ही थी कि नजमी ने हाथ का इशारा दिया। लारी करीब आकर रुक गई। क्लीनर ने पिछले दरवाजे से आवाज दी, बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, किथे जाना है बीबी? नजमी ने कोई जवाब नहीं दिया और लारी में बैठ गई। फिर उसने क्लीनर की तरफ 20 रुपए बढ़ाए और बोली, पठानकोट जाना है वीरा। लारी सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। कुछ सवारियां बटाले उतर गईं। यहाँ से मजीद सवारियां चढ़ीं। नजमी चादर जिस्म से लपेटे लारी में ही खिड़की के पास बैठी रही। उसकी आंखें बाहर लारी अड्डे का बराबर जायजा ले रही थी। पुलिस के 1-2 सिपाही उसे नजर आए, मगर वो लारी की तरफ मुतवज्जो नहीं थे। बटाले से लारी चली तो गुरदासपुर पहुंचकर रुकी। यहाँ भी खैरियत ही रही। फिर पठानकोट आ गया। लारी अपने अड्डे पर जाकर रुक गई। ये वो अड्डा नहीं था जहां से नजमी पहली बार बादल के साथ जम्मू की तरफ रवाना हुई थी। यहाँ से नजमी को जम्मू जाना था। अड्डे में ही औरतों का एक बोसीदा सा वेटिंग रूम बना हुआ था। नजमी ने मालूम किया। जम्मू लारी शाम से जरा पहले चलती थी। नजमी ने टिकट लेकर अपने पास रख लिया। एक डोगरा औरत भी वेटिंग रूम में अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसने नजमी से बातें शुरू कर दी। बहना, तुम कहाँ जा रही हो? नजमी को जम्मू के मोहल्ला उस्तादा का नाम याद था। मोहल्ला सतादा में मेरी एक बहन रहती है, उसी के पास जा रही हूँ। क्या तुम मुसलमान हो? पर तुमने तो कृपान रखी हुई है। अब नजमी को याद आया कि मोहल्ला उस्तादा में ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। मैं सिखनी हूँ। मोहल्ला उस्तादा में सिख भी तो रहते हैं। हाँ, कुछ मकान सरदारों के भी हैं। वो औरत बोली। नजमी ने वहीं से बाहर रोटी और दाल मंगवाकर उस डोगरा औरत के साथ मिलकर खाना खाया। वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। खुदा खुदा करके 4 बजे और जम्मू जाने वाली लारी अड्डे पर आकर लग गई। नजमी और औरत लारी में आकर बैठ गई। 4:30 बजे लारी वाया कटोहा जम्मू की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में ही शाम हो गई। नजमी जम्मू पहुंची तो रात हो चुकी थी। नजमी को बादल के दोस्त और राजदार लालदीन के घर का पता याद था। उसने लालदीन के मकान वाक़ई मोहल्ला उस्तादा जाने का ही सोच रखा था। अड्डे में ही नजमी ने रिक्शा करवा लिया और मोहल्ला उस्तादा की तरफ रवाना हो गई। उसे जम्मू से निकले काफी वक्त गुजर चुका था। नजमी को भी यकीन था कि लालदीन के मकान की निगरानी नहीं हो रही होगी। रिक्शे वाले ने उसे मोहल्ला उस्तादा के बाहर सड़क पर उतार दिया। नजमी ने उस जगह को पहचान लिया था। वो चादर लपेटे सर झुकाए खामोशी से गली में दाखिल हो गई। ये गलियां उसे याद थी। वो मकानों को पहचानती आखिर लालदीन के मकान के बाहर जाकर रुक गई। मकान की दूसरी मंजिल में रोशनी हो रही थी। दरवाजा बंद था। गली में कोई दूसरा नहीं था। नजमी ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार कुंडी खड़काने पर ऊपर की खिड़की खुली
और लालदीन ने नीचे झांककर पूछा, कौन है भाई? नजमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चेहरा ऊपर उठाकर लालदीन की तरफ देखा। लालदीन ने अभी तक नजमी को नहीं पहचाना था। वो खिड़की बंद करके सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। दरवाजा खोलकर मुतजस्सिस नजरों से नजमी की तरफ देखा। किससे मिलना बहन जी? नजमी ने चादर पूरी तरह चेहरे से हटा ली थी। मैं हूं बाजी। अब लालदीन ने भी नजमी को पहचान लिया। वो जल्दी से पीछे हटा। अंदर आ जाओ। नजमी तेजी से मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गई। लालदीन नजमी को देखकर परेशान हो गया था। वो उसे ऊपर वाली बैठक में ले गया। जाते ही उसने नजमी से कहा, नदीम लाहौर से वापस आ गया है। नजमी को अपने कानों पर एतबार न आया। क्या कहा आपने? लालदीन ने खिड़की के आगे पर्दा गिरा दिया। फिर वो चारपाई पर बैठते हुए बोला, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, पर नदीम के बारे में क्या कहा था अभी आपने? वो तुम्हारी तलाश में बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान पहुंच गया। कहता था नजमी नहीं आई तो मैं घबरा कर यहाँ आ गया हूँ। नजमी ने अपना सर थाम लिया। नदीम क्यों वापस आ गया? नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। वो ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। उसने सर उठाकर लालदीन की तरफ देखा। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी 4 रोज पहले उसी जगह जहां तुम बैठी हो बैठा था और मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जब मैंने उसे बताया कि तुमको पर्दा फरोश अगवा करके गालिबन दिल्ली की तरफ ले गए तो वो परेशान हो गया। बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा। इस बार मैं उसे अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराऊंगा। मैंने सख्त गलती की जो नजमी के बगैर बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। नजमी का चेहरा उतर गया। नदीम उसकी मुसीबतों और मुश्किलों में इजाफा करने आ गया था। जिस जहन्नुम से नजमी ने उसे 1000 कोशिशों से निकालकर जन्नत की तरफ भेजा था, वो उसी जहन्नुम में एक बार फिर आ गया था। नजमी का जी चाहा कि नदीम उसके सामने आ जाए और वो थप्पड़ मार मार कर उसका मुंह लाल कर दे। तुम कहां से आ रही हो? तुम्हारे साथ क्या गुजरी? पर ये बातें आराम से बैठकर होंगी। पहले ये बताओ, तुम जहां से भी आ रही हो, तुम्हारे पीछे पुलिस तो नहीं लगी थी? नजमी ने पूछा, क्या तुम्हारी निगरानी अभी तक खत्म नहीं हुई? मेरी निगरानी तो बड़ी मुश्किल से खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारे पीछे लगी हुई पुलिस मुझे फिर से गिरफ्तार करवा सकती है। नजमी को लालदीन पर गुस्सा भी आया। क्या अजीब शख्स है, कभी बड़ा बहादुर बनता था और अब किसी चूहे की तरह घबरा रहा है। उसने सीने पर हाथ मारकर जज्बाती लहजे में कहा, चाचा, अगर तुम्हें कोई पकड़ने आएगा ना तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लालदीन ने नजमी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, ये जज्बात का मामला नहीं है। यहाँ आंखें खोलकर और दिल को ठंडा रखकर सोचना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को पहले ही पाकिस्तान का जासूस समझा जाता है। अगर हम पर पुलिस को जरा सा भी शक पड़ जाए तो फिर हमारी खैर नहीं। इससे पहले भी मैं बड़ी सजा भुगत चुका हूँ। चाचा, मैं तुम्हारे पास नहीं ठहरूंगी। मैं तुम्हारे लिए किसी नई मुसीबत का बायस नहीं बनूंगी। तुम सिर्फ इतना बता दो कि बादल किस हाल में है। क्या उसको सजा हो गई है? बादल का केस अभी तक चल रहा है, लेकिन चूंकि पुलिस तुम्हें पाकिस्तानी जासूस भी समझती है, इसलिए बादल पर भी यही इल्जाम लगाया गया है। वो पाकिस्तानी जासूसों के साथ मिला हुआ है और हिंदुस्तान में भी उन्हें अपने यहाँ पनाह देता है। इस वजह से पुलिस ने उसका केस गोल कर दिया है और उसे अमृतसर जेल में बंद कर दिया है, जहाँ उससे सिर्फ पाकिस्तानी जासूसों के बारे में और तुम्हारे बारे में पूछगछ होती है। यहाँ की पुलिस तो हर मुसलमान को पाकिस्तानी जासूस समझती है। हालात ही ऐसे हो गए हैं। पुलिस को तो मुझ पर भी शुबा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपना केस क्लियर करवा दिया है। यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर यहाँ ठहरो। मेरे साथ तुम भी पकड़े जाओगी। नजमी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके जहन का एक हिस्सा मुसलसल नदीम के बारे में फिक्रमंद था कि वो पाकिस्तान छोड़कर इस मुल्क के जहन्नुम में वापस क्यों आ गया। उसने हिमाकत क्यों की? अब वो वापस कैसे जाएगा? चाचा, नदीम ने कुछ बताया था कि वो दिल्ली में कहाँ ठहरेगा? उस बारे में यकीन से तो उसने कुछ नहीं बताया। कह रहा था हो सकता है मुझे नजमी की तलाश में एक बार कलकत्ते जाना पड़े। नजमी को एक लम्हे के लिए लगा जैसे किसी ने उसके सामने अंधेरे की भारी चादर गिरा दी है और उसके तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। शबाना और नदीम को पाकिस्तान भेजकर नजमी का सबसे बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया था। लेकिन नदीम के वापस हिंदुस्तान आ जाने से उसे ऐसा महसूस होने लगा कि नाकाबिले बर्दाश्त बोझ तले उसके कंधे झुके जा रहे हैं। एक बार तो उसके दिल में ख्याल आया कि जहन्नुम में जाए नदीम और नदीम की मोहब्बत। क्यों ना एक बार फिर वो राइफल उठा ले और जो सामने आए उसे भूनती चली जाए। लालदीन ने पर्दा जरा सा हटाया और खिड़की थोड़ी सी खोलकर नीचे गली में झांका। फिर जल्दी से खिड़की का पट बंद कर दिया। चाचा, मैं तुम्हें किसी नई मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। मैं जा रही हूँ। कहाँ जाओगी तुम? मैं डाकू हूँ और डाकुओं को जमीन जगह दे देती है।
लालदीन ने नजमी का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे जिगरी यार की भाभी हो और मुझसे इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें अपनी बेटी भी कह सकता हूँ। अगर जरूरत से ज्यादा मोहतात हूँ तो तुम मुझे माफ कर देना। हम जम्मू कश्मीर के मुसलमान यहाँ की कुछ मजबूरियां रखते हैं। हमें यहाँ जिंदा रहना है, इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रहना है, इसलिए हमें बड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल इस वक्त तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हारी रोटी डाल कर लाता हूँ। रात को तुम यहीं आराम करो, मुंह अंधेरे मैं तुम्हें एक महफूज मकाम पर पहुंचा दूंगा। लालदीन बावर्ची खाने गया और रोटी डालकर साग के साथ ले आया। नजमी को भूख लग रही थी। रोटी खाने के बाद वो वहीं चारपाई पर लेट गई। लालदीन नीचे बैठक में जा चुका था। नजमी को बादल की परेशानी तो लगी ही थी, अब साथ साथ नदीम की फिक्र भी पड़ गई थी। बादल को जेल से निकालना नजमी का अखलाकी फर्ज था। बादल ने नजमी के लिए कई बार अपनी जिंदगी मौत के मुंह में डाली थी और अब सिर्फ उसी की वजह से वो अमृतसर की जेल में पुलिस की सख्तियां और अलमनाक तशद्दुद सह रहा था। दूसरी तरफ नदीम भी किसी वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ सकता था। नजमी उससे मोहब्बत करती थी, वो उसकी तकलीफ भी किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात का पिछला पहर था कि लालदीन ने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-4 बार दस्तक देने के बाद लालदीन ने नजमी को आवाज दी। नजमी की आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, वो कुछ न समझ सकी कि वो कहाँ पर है और यह आवाज किसकी है। जब लालदीन ने दूसरी बार अपना नाम लेकर उसे आवाज दी तो नजमी ने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो चादर लपेटकर चारपाई पर बैठ गई। लालदीन ने अंदर आते ही कहा, नजमी बेटी मेरे साथ चलो। चाचा हमें कहाँ जाना होगा? शाहजी तो बाम के बाग में नहीं होंगे। नजमी जूती तलाश करने लगी। शाहजी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस बार यहाँ से करीबी गांव है, वहां एक काबिले एतबार औरत के पास लिए जा रहा हूँ। ये काबिले एतबार औरत जम्मू शहर से ऊपर शुमाल की जानिब एक छोटे से पहाड़ी गांव में अकेली रहती थी। उसका नाम शादा था। उम्र 40 के करीब थी। किसी जमाने में लालदीन से ब्याह करना चाहती थी, पर ऐसा ना कर सकी। उसकी शादी एक शरीफ गुजर से हो गई। वो उसे बेऔलाद छोड़कर मर गया था। शादा बेवा थी और एक जमींदार के यहाँ कामकाज करके अपना पेट पालती थी। लालदीन ने नजमी को शादा के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया और आखिर में बोला, वो सिर्फ एक ही ऐसी औरत है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, और फिर तुम्हें 1-2 रोज ही उसके पास ठहरना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारा कोई और बंदोबस्त कर दूंगा। नजमी उसके साथ रात के पिछले पहर के अंधेरे में जम्मू की गलियों से निकलकर दरिया की तरफ जा रही थी। यहाँ एक बाड़े में कुछ गाय भैंसें बंधी थी। कोने में एक मोटर रिक्शा भी था। लालदीन ने नजमी को अंधेरे में एक तरफ ठहरने को कहा और खुद बाड़े में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके पास मोटर रिक्शा की चाबी थी। उसने नजमी को रिक्शे में बिठाया और रिक्शा निकालकर एक सड़क पर रवाना हो गया। दरिया उन्होंने दूसरे पुल से पार किया। अब वो कश्मीर जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। आसमान पर मशरक की जानिब पहाड़ियों की चोटी के ऊपर सुबह काजिब की नीली रोशनी की लकीर नमूदार हो गई थी। रिक्शा कश्मीर को जाती सड़क पर से एक छोटी और कच्ची सड़क पर बाएं जानिब उतर गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे नीचे मैदान थे, जिनके पीछे पहाड़ उभरे हुए थे। दूर किसी गांव की रोशनियां नजर आने लगी तो लालदीन ने रिक्शे की रफ्तार धीमी कर दी। फिर एक तरफ दरख्तों में जाकर रिक्शा रोक दिया। नजमी ने बाहर निकलकर देखा। चंद कदमों के फासले पर चंद एक देहाती मकान अंधेरे और सुबह काजिब के नीम उजाले में डूबते उभरते नजर आ रहे थे। उन मकानों से अलग हटकर किसी दरख्त के पास एक छोटा सा मकान था, जिसके सहन में भैंसें बंधी हुई थी। लालदीन ने कोठरी पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। अंदर लालटेन रोशन थी। एक औरत आंखें मलती हुई बाहर निकली। कौन है? मैं हूँ लालदीन। रात जब नजमी सो गई थी तो लालदीन उस औरत के पास आकर नजमी के बारे में सब कुछ बता गया था। ये शादा थी। अंदर आ जाओ। लालदीन और उसके पीछे पीछे नजमी कोठरी में दाखिल हो गए। कोठरी में चंबेली के तेल की खुशबू फैली हुई थी। लालटेन की रोशनी में नजमी ने शादा को और शादा ने नजमी को देखा। फिर शादा नजमी को गले लगाकर बोली, ये तो बड़ी प्यारी है लाल। लालदीन ने नजमी से कहा, बेटी तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं कल नहीं तो परसों तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इसकी क्या जरूरत है? मैं इसकी हिफाजत कर सकती हूँ लालदीन। ऐसी बात नहीं है शादा, पर नजमी को जरूरी काम से यहाँ से भी आगे जाना है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दिन निकलने से पहले पहले मुझे जम्मू पहुंचकर अपने दोस्त को रिक्शा वापस भी करना है। लालदीन चला गया। शादा ने नजमी के सर पर प्यार किया तो नजमी को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी ताबूत में बंद कर दी गई है। यहाँ पर पार्ट 16 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 17 समाप्त फरमाएं।